मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम ने सबको चौंका दिया। जहां एक तरफ राजनीति के जानकार और एग्जिट पोल एक तरफ एनडीए को बहुमत में लाने की बात कर रहे थे और बीजेपी की अकेली सरकार बनाने की बात कर रहे थे, पर जो आंकड़े आए उसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बेहतर प्रदर्शन किए गए। अब इस चुनाव को किस तरीके से देखा जाएगा आने वाले वक्त में, या मौजूदा वक्त में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, समझते हैं। और खास सीट अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो छिंदवाड़ा है, और इसके साथ नर्मदापुरम होशंगाबाद की बात करेंगे और राजस्थान की भी बात करेंगे कि भरतपुर में क्या कुछ समीकरण रहे। हमारे साथ तीन मेहमान इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं एनडीटीवी के। हमारे साथ हैं विवेक बंटी साहू जी, भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ संजना जाटो जी हैं भरतपुर राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ दर्शन सिंह चौधरी जी हैं नर्मदापुरम होशंगाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल छिंदवाड़ा, ऐसा लग रहा था कि आला कमान भी उस सीट को लेकर आश्वस्त नहीं थे, पर आपने वो सीट जीतकर बीजेपी को दे दी और कमलनाथ के गढ़ में आपने कमल खिला दिया। तो इसे किस तरीके से देखते हैं? ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता आशान्वित थे। हमारे प्रदेश संगठन के नेतृत्व, सरकार में मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी लोग आशान्वित थे कि छिंदवाड़ा हम लोग जीतेंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा ये मीडिया में और इसमें कहा गया है कि कांग्रेस का गढ़, लेकिन छिंदवाड़ा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ गढ़ है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण और जन कल्याणकारी योजनाओं का। छिंदवाड़े की 23 लाख की आबादी में 21 लाख लोगों को मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और इस बार छिंदवाड़े की जनता ने तय कर लिया कि जो मोदी जी का सपना था विकसित राष्ट्र का, आत्मनिर्भर राष्ट्र का, तो उसमें छिंदवाड़े भी उस कड़ी में जुड़े। और छिंदवाड़े की जनता ने, आप देखिए, इतने ज़्यादा वोटों से विजयश्री दिलवाई है। तो यह जीत मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी को छिंदवाड़े की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। उनकी जन कल्याणकारी गरीब कल्याण योजना का साथ में लाभ लेते हुए भाजपा का साथ दिया और भाजपा को विजयश्री मिली। बिल्कुल। संजना जी, आप कम उम्र की सांसद हैं, महिला हैं, और महिलाओं के मुद्दे को लेकर या युवाओं के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है। आप क्या कहेंगी, क्या संदेश देंगे, और इस चुनाव में राजस्थान के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? देखो, मैंने ये विधानसभा का जब चुनाव लड़ा जिसमें 409 वोट से मैं हार गई, और जो भरतपुर का जो है एरिया मैं आपको बताऊं बहुत पिछड़ा हुआ है। आज तक विकास हुआ नहीं, किसी भी क्षेत्र में लाओ, चाहे चिकित्सा हो, चाहे बेरोजगारी हो, कोई रोजगार भी नहीं है वहाँ पे। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है, पानी क्षेत्र में है नहीं। मैंने जो ये चुनाव लड़ा मेरे लिए बहुत चुनौती भरा रहा। सीएम वहाँ से, मंत्री वहाँ से, एमएलए वहाँ से, पर जनता के प्यार से और आशीर्वाद से, और पार्टी के हमारे आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, उनके सपोर्ट से और हमारे कार्यकर्ताओं के उनके विश्वास से मैं आज इस जगह, इस मंच पे हूँ। इसलिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय हमारे जो सोनिया गांधी जी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और पार्टी को, क्योंकि उन्होंने एक नई जर्नी को इस बार दोबारा मौका दिया है। क्योंकि क्षेत्र का देखा जाए तो क्षेत्र में मैं एक युवाओं के लिए एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि युवा आज के क्षेत्र में किसी भी पीछे नहीं है, आगे हैं, और उसको आगे हमेशा रहना भी चाहिए। हर कोई से अभी ऐसा नहीं है कि पार्टीबाजी, नहीं, आगे रहना चाहिए। क्योंकि चाहे शिक्षा हो, चाहे मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, राजनीति हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कोई कोई भी चीज़, सबको आगे आना चाहिए, जिससे कि जनता का एक अलग ही, देश का एक अलग ही रुख हो, और देश को एक विकास के मामले में सबसे सर्वोपरि रहा जाए। बिल्कुल। दर्शन जी, आप तो किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, और किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस शुरू से ही बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है, और मौजूदा वक्त में भी मंचों से दावे किए जाते हैं, तमाम कोशिशें की जाती हैं। आप क्या कहेंगे मौजूदा वक्त में जिस तरीके से जो सियासत चल रही है उसे लेकर, और क्या विजन आप लेकर चलेंगे? क्योंकि ये वाला जो इलेक्शन है इसे थोड़ा टफ माना जा रहा है गोल्डन पीरियड के बाद, लेकिन अगला चुनाव जो है इसे और टफ माना जा रहा है, जो इसके बाद आप लड़ेंगे। देखिए, किसानों के मामले में कांग्रेस को बोलने का तो अधिकार ही नहीं। किसान की जो बदतर हालत हुई, हमारे देश में एक कहावत चलती थी, उत्तम खेती मध्यम मान और अधम चाकरी भीख निदान। आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पहली पंचवर्षीय योजना आई और उसमें ये कहा कि इस देश का विकास उद्योगों के माध्यम से ही संभव। हम उद्योगों के विरोधी नहीं, लेकिन उन्होंने किसानों की लाश पर रोटी सेंकने का काम किया, जिससे मेरा किसान जो लाभ का
खेती हुआ करती थी वो लाभकारी बनाने का यदि किसी ने काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि वर्तमान में किसान का जो आत्मविश्वास लौटाने का काम किया है, तो विगत 10 साल में माननीय मोदी जी ने जो किसान की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य लिया और उसमें सफलता भी अर्जित की, और हमारी प्रदेश सरकारों ने भी अच्छे काम किए हैं जहां जहां हमारी भाजपा की सरकार रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब किसान का विश्वास जाग रहा है, वो वापस खेत की ओर, नहीं तो कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा। ऐसे उदासीन वातावरण में फिर से उत्साह का वातावरण आया है और अब आईआईटी करे हुए बच्चे भी गांव और खेत की ओर लौट रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खेती किसानी को मूल में रखकर ही देश का विकास संभव है। इस देश की आत्मा गांव में निवास करती है और गांव की आत्मा किसान में निवास करती है, और इसलिए किसान की उन्नति में ही देश की उन्नति संभव है। बिल्कुल। विवेक बंटी साहू जी, एक बड़ा सवाल जो है, लोग कह रहे हैं कि आपने जीत तो हासिल की, लेकिन अगर कमलनाथ होते चुनावी मैदान में तो क्या लगता है आपको? ये हार तो कमलनाथ जी की, वो चुनावी मैदान में कमलनाथ जी ही थे। उन्होंने तो नकुलनाथ को पीछे कर दिया था, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में नकुलनाथ जी न जनता से मिले, न अपने कार्यकर्ताओं से मिले, और वो तो सिर्फ कमलनाथ जी की उंगली पकड़ के आगे चल रहे थे। यह पूरा चुनाव कमलनाथ जी ने लड़ा, और चलते चुनावों में कमलनाथ जी ने हमारे छिंदवाड़ा जिले के आदिवासियों का अपमान किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी बिकाऊ और गद्दार हैं, तो उसके बाद तो कमलनाथ जी ने उनको पूरा पीछे कर दिया और खुद आगे आ गए थे। और ये हार कमलनाथ जी की है। देखिए, अभी 5 महीने पहले छिंदवाड़ा विधानसभा से कमलनाथ जी विधायक बने, और आज इस चुनाव में कमलनाथ जी अपने बेटे को भी नहीं जितवा पाए अपनी विधानसभा क्षेत्र से। हमने छिंदवाड़ा विधानसभा भी जीती, तो ये हार तो कमलनाथ जी की है। अगर कमलनाथ जी होते तो और ज्यादा वोटों से वो हारते। ठीक है, छिंदवाड़ा में आप क्या कुछ चुनौती के तौर पर देखते हैं, क्योंकि अब तक आप खामियां गिना रहे थे, अब आपको अगले चुनाव में खूबियां गिनानी होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। चुनौती के रूप में छिंदवाड़े का हमारा विकास है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी केंद्र की सरकार से, प्रदेश की सरकार से अब कोई कमी नहीं आने देंगे, और जो भी हम विकास के लिए आवश्यकता होगा उसे करेंगे। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना, और जो प्रकृति ने छिंदवाड़े को इतना कुछ दिया हुआ है उसे कहीं ना कहीं रोजगार से कनेक्ट करते हुए छिंदवाड़े को देश के नक्शे पर लाना, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल। संजना जी, तमाम दावे किए गए इंडिया गठबंधन को लेकर, लेकिन सरकार आखिरकार एनडीए की ही बनी। आप किस तरीके से देखती हैं इस गठबंधन सरकार? देखो, ये इस चीज़ के लिए तो मैं हमारी सरकार के आला कमान पे छोड़ती हूँ, ये मेरे उसमें नहीं है। और मैं तो सबसे ज़्यादा देखो जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक गरीब दलित समाज से आने वाली एक बेटी को सबसे ज़्यादा मौका दिया है। अगर मुझे मौका मिल रहा है इस चीज़ का, तो मैं दलित समाज की सबसे पहले, अगर उस पर कोई अत्याचार होता है, हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी। और मेरे जाट भाइयों को, जैसे सब जगह ही भरतपुर एक संभाग है, सब जगह ही उस तरीके से मतलब जाट भाइयों को आरक्षण दिया है, एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। तो सबसे पहले मेरा मेन मुद्दा जाट आरक्षण का रहेगा। और यहाँ पे जो मैंने देखा है चुनावों में, जिस तरीके से महिलाएं हैं, तो महिलाएं बहुत मतलब वहाँ पे रोजगार नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रोजगार जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह हों, घरोली खुद के ही स्वयं के ही ऐसे निजी वो हों, जिससे कि महिलाएं अपने घर का लालन पोषण कर सके। और सबको मैं इस चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक गरीब दलित समाज से आने वाली बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दिया, और उनकी जो जितनी मैंने क्षेत्र में जो देखा है सारी समस्याओं को मैं संसद में उठा सकूँ और उनकी आवाज़ बन सकूँ। बिल्कुल। दर्शन जी, नर्मदापुरम होशंगाबाद के कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर आप अगले 5 साल तक काम करने वाले? देखिए, बेसिकली हमारे 3 जिले आते हैं और नर्मदा मैया का क्षेत्र है, तो खेती किसानी आधारित है। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, जिसमें पानी की सुविधाएं, छोटे छोटे स्टॉप डैम, कुछ बड़ी परियोजनाएं, चाहे वो दूधी नदी की परियोजना हो, चाहे वो शक्कर नदी की परियोजना हो, इसको काम करना। हमारा नरसिंहपुर जिला गन्ना क्षेत्र है, और गन्ना जोन उसको घोषित करवाते हुए अधिकतम सुविधाएं वहां पर देना। हम क्योंकि जो कहना चाहिए पर्यटन के हिसाब से भी हमारा पचमढ़ी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, और 3 बड़े बड़े शहरों से घिरा हुआ हम उसको मान सकते हैं, चाहे जबलपुर को मान लें, चाहे नागपुर को मान लें, चाहे भोपाल को मान लें। और वहां तक जो कनेक्टिविटी होना चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए चाहे वो 4 लेन की बात हो, तो हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में होशंगाबाद से लेकर करेली तक यदि ये 4 लेन हमारा भी तैयार हो जाएगा, तो पूरा क्षेत्र हमारा 4 लेन से जुड़ जाएगा। और ऐसी प्राथमिकताओं को करते हुए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देकर, चाहे वो पर्यटन की सुविधा की बात हो,
चाहे खेती किसानी की सुविधा बात हो, चाहे छोटे रोजगार विकसित करने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात हो, हम हर सेक्टर को बढ़ाते हुए और जो लोकल फॉर वोकल का नारा माननीय मोदी जी ने दिया एमएसएमई के माध्यम से, हम इस प्रकार के छोटे उद्योग स्थापित करके और हमारे नमना मैया की कृपा से हम उसको अव्वल दर्जे की लोकसभा बनाएंगे। बिल्कुल। विवेक जी, जो मध्य प्रदेश के सियासत में बदलाव हुए उसे किस तरीके से आप देखते हैं? शिवराज सिंह चौहान के बाद एक नाम का अनाउंसमेंट होता है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। दोनों के आपने कार्यकाल देखे, इनके भी कुछ वक्त देखे, उनके तो लंबे आपने देखे। किस तरीके से देखते हैं? और अगर हम इंपॉर्टेंट चीजों को अगर हम समझे कि सियासी तौर पर कौन सी वो घटनाक्रम है मध्य प्रदेश की सियासत में जिसने कार्यकर्ताओं में बदलाव लाया या फिर जनता के बीच एक बड़ा मैसेज दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज से, पिछड़े हुए राज से वैभवशाली और समृद्धशाली राज के रूप में लाया। और आज डॉक्टर मोहन यादव जी इतने कम समय में गरीब कल्याण और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर उन्होंने प्रदेश की जनता के दिल में अपना स्थान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और समय समय पर जिम्मेदारियों का परिवर्तन होता रहता है और इससे कहीं ना कोई प्रॉब्लम आई, अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल देखते आप तो वहां पर क्या हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हमारी राष्ट्र प्रथम है। हम लोग राष्ट्र को देख करके चलते हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हों, चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, सब लोग साथ में मिलकर के मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक लाइन में खड़े होकर के काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को हम लोग, जो मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर राष्ट्र का, तो उसको मध्य प्रदेश को हम आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएंगे। बिल्कुल। विवेक जी, एनडीटीवी एक मुहिम चला रहा है, नीट स्टूडेंट्स के मामले सामने आए, कुछ को जो ग्रेस मिला हुआ है उससे उन्हें अच्छे कॉलेज नहीं मिल पा रहे, वे परेशान हैं और इस मामले में जांच और इसे बेहतर बनाने की मांग की जा रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है जी, और मैं इसमें जानकारी लेकर के जहां भी उचित प्लेटफॉर्म में बात करनी होगी वहां पर बात करूंगा। अच्छा, एक अहम सवाल ये कि आपने वो सीट जीती है जिसे लेकर आला कमान भी आश्वस्त नहीं था। जिस तरीके से स्मृति ईरानी के नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि वे लगातार गांधी परिवार को घेरने की कोशिश करती हैं, मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकती है, लेकिन आप तो जीत कर आए, तो क्या उम्मीद करें? देखिए, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष से लेकर विधानसभा की टिकट, फिर उसके बाद भाजपा का जिलाध्यक्ष और मैं भारतीय जनता पार्टी के मैं जिले के सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरे सामने आज संकल्प, जो मैं संकल्प लेकर के आया था, गरीबों के, छिंदवाड़े के गरीबों का, जरूरतमंदों का, हमारे आदिवासी भाइयों को सहयोग कर सकूं, उन तक के शासन की योजनाएं पहुंचवा सकूं, उस संकल्प को मुझे पूरा करना है। और सांसद होने के नाते मेरी यह प्राथमिकता भी है और इससे ज़्यादा मैं कुछ चाहता नहीं, बहुत कोई अपेक्षाएं नहीं है। मेरे लिए तो प्रथम यह है कि छिंदवाड़े का विकास, छिंदवाड़े का डेवलपमेंट और छिंदवाड़े को दुनिया के नक्शे पर लाऊं, यह मेरी प्राथमिकता है। संजना जी, इस बार तो विपक्ष मजबूत है, क्या कुछ मुद्दे होंगे जो संसद में भी उठाए जाएंगे? संसद से लेकर सड़क तक उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता नजर आने वाले हैं। देखो, मैं आपको बताऊं, मैं भरतपुर जो जिला है वो बहुत संभाग है इस टाइम, तो मैंने जहाँ जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, मैं उस जमीनी स्थल से आती हूँ जहाँ कोई विकास का है नहीं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे यहाँ, आप जाते हो जो जमीन के लिए, सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पानी। तो पानी उधर सबसे ज्यादा है नहीं, तो मेरा पहली जो प्राथमिकता रहेगी पानी की रहेगी, क्योंकि ईआरसीपी की योजना ज्यादा से ज्यादा वहाँ उपलब्ध करवा सके आम जनों को। पानी की जो समस्या है, मैंने ढाणियों में जाके देखा है, चुनावों में हर घर, हर ढाणी, हर जगह पे गई हूँ, तो वहाँ ना तो पानी है, ना कोई ऐसी कोई शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना कोई खेल के ऐसे मैदान है। तो मेरी जो प्राथमिकता यही रहेंगी। और आगे मैं एक चीज़ भी बोलना चाहूँगी, जो जैसे मेरा जो वहाँ का एरिया है, जैसे आप घुसोगे वहाँ पे भरतपुर में तो ऐसा लगेगा कि कोई गांव में घुस रहे हो। आज तक कोई डेवलप हुआ ही नहीं, कुछ ही भी, मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे संसाधन वहाँ उपलब्ध करवा सकें जिससे कि आम जनों के लिए सुविधाएं हो सकें। और जो एक किसान, मजदूर, दलित समाज से मैं आती हूँ, उनकी मैं आवाज़ एक बुलंदी से उठा सकूँ और सर्व समाज को मैं हमेशा साथ लेके चलूंगी। मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी बेटी को उन्होंने एक भरपूर प्यार दिया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक चीज़ भी बोलना चाहूँगी कि जो समाज में ऐसी समाज से आती हूँ, दलित समाज से आती हूँ, कि उन पे अगर कोई भी अत्याचार हो तो मैं हमेशा उनके, मेरे भाइयों के साथ खड़ी रहूंगी और जाट भाइयों के साथ खड़ी रहूंगी। जैसे मैंने मुद्दा भी वही चीज रखा है कि तो ये मुद्दे मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भी गूंजने वाले हैं। एक आखिरी सवाल,
38% के लगभग आबादी है आदिवासियों की। क्या कहेंगी आप, कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या कुछ परेशानी है और उनके उत्थान के लिए क्या कुछ रोड मैप है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे आप? देखिए, जो हमारे यहाँ वनोपज जो होती है और वहीं पर आदिवासी भाई बहन रहते हैं, वनोपज का उचित मूल्य मिले, वहाँ पर वनोपज से जुड़े हुए लघु उद्योग, बड़े उद्योग हम लोग क्या खोल सकते हैं जिससे उनकी डबल आय हो। एक तो लघुपज से उनकी आय सकती है, वनोपज हो सकती है, वनोपज का जो है, और दूसरा वहाँ तक के शासन की योजना सही व्यवस्थित तरीके से पहुँचे। हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, योजनाएं बहुत अच्छे से ला रही है, सारी योजनाएं कल्याण की ला रही है, लेकिन अभी तक के जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने हमेशा योजनाओं को वहाँ तक पहुँचने से रोकने का काम किया है। अब हमारी प्राथमिकता होगी कि वहाँ तक हम उन लोग तक, आदिवासी तक योजनाओं को पहुँचाएं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ें। और जो मैंने कहा था प्रकृति की बात, हमारे यहाँ पातालकोट है, हमारे छिंदवाड़े से लगा हुआ पेंच नेशनल पार्क है, 5-5 बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती है जो करोड़ों लोगों को पानी पिलाती है, उनकी प्यास बुझाने का काम करती है। तो और इन्हीं सब चीज़ों से क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं जी। तो इसका उपयोग करके इन चीज़ों का उपयोग करके आदिवासियों के जीवन स्तर को कैसा सुधारा जाए, उसमें मैं काम करूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आप एनडीटीवी के दफ्तर आए और आपने अपनी बातें रखी। हम उम्मीद करते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। संजना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप एनडीटीवी के दफ्तर आई। दर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ 3 सांसद, एक कांग्रेस से, 2 भारतीय जनता पार्टी से। कई मुद्दे हैं आगे संसद में गूंजने वाले हैं, संसद से लेकर सड़क तक, पर सियासत इस बीच पुरजोर हो रही है। सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं, पर इन सब के बीच ये तस्वीरें बेहद खास है। न्यूज रूम से अमृत तिवारी।